डोडो टीवी। माधवपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बना अंग्रेजों के जमाने का वो मनोचिकित्सक अस्पताल, जिसे आम भाषा में पागल खाना भी कहा जाता है, बड़ा ही मशहूर अस्पताल था। डॉक्टर विनीत उस अस्पताल में मनोचिकित्सक के तौर पर काम करते थे। उन्हें ये नौकरी करते ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी सीनियर्स उनके काम से काफी प्रभावित थे। अस्पताल में आने वाले सभी पेचीदा केस सबसे पहले डॉक्टर विनीत के पास ही आया करते थे। ऐसा ही एक पेचीदा केस उस रात भी आया। रात के 3 बजे थे। विनीत अपने कैबिन में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था। तभी एक एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर आकर रुकी। एम्बुलेंस की आवाज सुनकर विनीत बाहर की तरफ आया। उसने देखा कि 2 वार्ड बॉय एक पागल आदमी को जबरदस्ती पकड़कर अस्पताल के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। वो पागल भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वार्ड बॉय उसे घसीटते हुए अंदर ले ही आए। गोविंद, कौन है ये आदमी? इसे तुम कहां से लेकर आ रहे हो? सर, ये हमें कब्रिस्तान में मिले। क्या कहा? कब्रिस्तान में? आखिर ये आदमी वहां क्या कर रहा था? सर, ये वहाँ जो हरकत कर रहे थे उसे देखकर हम लोग दंग रह गए। ये उस कब्रिस्तान में कब्र में दफन लाशों के बचे हुए पार्ट्स को खोदकर बाहर निकाल रहे थे। हाँ सर, आसपास के लोगों का कहना है कि ये पिछले 1 हफ्ते से उस कब्रिस्तान में दफन लाशों को खोद कर बाहर निकाल रहे हैं। हो सकता है ये आदमी गांव से आया कोई गरीब व्यक्ति हो और अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर ऐसी हरकत कर रहा हो। सर, लगता है आपने इन्हें पहचाना नहीं। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये इसी अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्तिक हैं। ये सुनकर आश्चर्य से विनीत का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? सर, लापता होने से पहले ये इस अस्पताल के रूम नंबर 33 में गए थे। उस रूम में जो भी जाता है वो जिंदा नहीं बचता। शायद इनकी ये हालत भी उसी रूम की वजह से हुई है। रूम नंबर 33 का नाम सुनते ही कार्तिक चीखने लगा। डॉक्टर, ऐसा मत करो। मैं पागल नहीं हूँ। इन लोगों से कहो कि मुझे छोड़ दें। मुझे उसकी लाश ढूंढनी है, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। देखो डॉक्टर, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। मैं पागल नहीं हूँ डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ। गोविंद ने जल्दी चेकअप रूम में लाओ। इनका केस मैं हैंडल करूंगा। कार्तिक विनीत के आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन विनीत ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गोविंद और प्रणय उसे अंदर ले गए। विनीत के मन में रह रहकर कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ कार्तिक ही दे सकता था। फिर कुछ समय बाद विनीत कार्तिक के पास गया। कार्तिक को ऐसे कमरे में रखा गया था जो पूरी तरह से खाली था। विनीत जब कमरे के अंदर गया तो कार्तिक के कोने में दीवार की तरफ चेहरा करके बैठा हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था। उसकी कंपकपाहट साफ नजर आ रही थी। कार्तिक, आप ठीक तो है ना? देखिए, डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आप एक सुरक्षित जगह पर हैं। विनीत के ये कहते ही कार्तिक वहां से उठकर कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर, मैं यहाँ तो क्या कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ। वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। कार्तिक ने ये कहा ही था कि तभी विनीत को उसके पीछे एक काला शैतान नजर आया। उसका भयानक चेहरा देख विनीत बुरी तरह से डर गया। कार्तिक, तुम्हारे पीछे वो क्या चीज है? वो क्या है कार्तिक? वो शैतान कार्तिक के साथ हवा में ऊपर उठ गया। डॉक्टर, आप भूलकर भी रूम नंबर 33 में मत जाना। उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दो। कार्तिक ने ये शब्द बोले ही थे कि तभी कमरे में एक भयानक हंसी की आवाज गूंज उठी और देखते ही देखते उस काले शैतान ने कार्तिक के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर विनीत की आंखें फटी की फटी रह गई। कार्तिक की चीख सुनकर थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार्तिक की इस दर्दनाक मौत से सारे लोग हक्के बक्के थे। हर कोई डॉक्टर विनीत से सवाल पे सवाल किए जा रहा था, लेकिन विनीत को इतना बड़ा सदमा लगा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस चुपचाप वहीं खड़ा कार्तिक की लाश को देखता रहा। इस घटना को 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में विनीत अस्पताल नहीं गया, बल्कि अपने घर में बैठा सोचता रहा, आखिर वो शैतान कौन था? उसने कार्तिक को क्यों मारा? और आखिर कार्तिक कब्रिस्तान में लाशें खोदकर क्यों निकाल रहा था? इन सवालों का जवाब उसे एक ही जगह मिल सकता था, अस्पताल के रूम नंबर 33 में। इसीलिए विनीत देरी ना करते हुए तुरंत वहां गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरे के अंदर धीमी रोशनी थी।
उस रोशनी में सफेद कपड़े पहने एक आदमी अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा विनीत से उल्टी तरफ था। कौन हो तुम? मुझे पता है डॉक्टर कार्तिक की मौत की वजह तुम ही हो। वो काला शैतान आखिर है क्या चीज, बताओ मुझे। डॉक्टर, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। चले जाइए यहाँ से, वरना आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। तुम मुझे डरा नहीं सकते। मेरी तरफ देखो और बताओ कि तुम कौन हो। विनीत के ये बोलते ही वो आदमी विनीत की तरफ पलटा। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से सफेद थी। विनीत उसे देखकर दंग रह गया। मेरा नाम अंकुश है। कुछ साल पहले की बात है। मुझे भूत प्रेत पर रिसर्च करना पसंद था। ये मेरी हॉबी थी। इसी चक्कर में मैं एक रात कैमरा लेकर कब्रिस्तान में पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे में मुझे एक कब्र से किसी की चीख सुनाई दी। मैं उस कब्र के पास पहुंचा। उस कब्र के चारों तरफ कांटे बिछे हुए थे, शायद इसीलिए कि उसे कोई छू ना पाए। लेकिन मुझे उस कब्र से आती चीख को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना था, इसलिए मैं आगे बढ़ा। तभी मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया। मेरे पैर से खून की बूंद उस कब्र में जा गिरी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। फिर मैं वहां से चला आया, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस कब्र में तब एक शैतानी आत्मा मेरे खून के सहारे मेरे शरीर पर कब्जा कर लेगी। उस दिन से मेरी नजर जिस पर भी पड़ती, वो 7 दिन बाद मारा जाता है। मुझे पता लगा कि वो शैतान मुझ पर हावी होकर लोगों को मारता है। इससे उसकी शक्तियां बढ़ती है और वो मेरे अंदर जिंदा रह पाता है। उस शैतान को रोकने का बस एक ही रास्ता था कि मैं उसकी कब्र से उसका बचा कुचा शरीर निकालकर उसे जला दूं। इसलिए मैं कब्रिस्तान में उसकी कब्र को ढूंढने के लिए गया, लेकिन उसकी कब्र गायब हो चुकी थी। इसलिए मैं हर कब्र को खोदकर उसे जलाने लगा। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पागल समझकर इस अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर कार्तिक को मैंने बहुत मना किया कि मेरे सामने ना आए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मारे गए। डॉक्टर विनीत, अब मेरी नजर आप पर भी पड़ चुकी है। उस शैतान के अगले शिकार आप हैं। आपके पास सिर्फ 7 दिन है। अगर आपको बचना है तो उस कब्रिस्तान की हर एक लाश को जला दीजिए। अंकुश के ये कहते ही विनीत ने उस काले शैतान को अंकुश के पीछे खड़ा देखा। विनीत बहुत डर गया और तुरंत वहां से भागा। फिर कुछ दिन बाद गोविंद और प्रणय एक आदमी को एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर आए। उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे। वो आदमी कोई और नहीं, विनीत था। उसका भी वही हाल हुआ जो कार्तिक का हुआ था। जब मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा तो अंकुश ने उस शैतान से पीछा छुड़ाने के लिए दीवार पर सिर पीट पीट कर खुदकुशी कर ली। आज भी जो उस अस्पताल के कमरा नंबर 33 में जाता है, वो कब्रिस्तान से वापस अस्पताल पहुंच के अपनी जान गंवा देता है। निशा, निशा, अरे इतना पानी क्यों है यहाँ? निशा, अरे भाई कहाँ हो तुम? पति अमन के साथ अपने मायके आई थी। निशा की मां का देहांत हुए काफी समय हो गया था, तो अब उसके घर में उसके पिताजी, भाई और भाभी रहते थे। अरे कावेरी बेटा, पूजा की थाली लाओ। बेटी और दामाद जी आए हैं। आते ही अपशगुन। कोई बात नहीं भाभी, ये हवा इतनी तेज चल रही है। हाँ हाँ, अपशगुन नहीं है, चलो अंदर। कावेरी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। दामाद जी, नौकरी कैसी चल रही है आपकी? आजकल काफी वर्क प्रेशर है और निशा का ध्यान भी नहीं रख पा रहा हूँ, तभी उसको आपके पास ले आया। ऐसी हालत में कावेरी भाभी उसका ध्यान तो रख पाएंगी?
हाँ, अब तो मैंने भी नर्स वाली नौकरी छोड़ दी है, तो घर पे ही रहती हूँ। मैं ध्यान रखूंगी अपनी ननद का। धीरज भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? वो पंडित जी के पास गए हैं कुंडली दिखाने। तुम्हारी कोख तो भर गई निशा बेटा, पर पता नहीं इस घर का वारिस कब आएगा। किसकी पूरी नजर लग गई है इस घर को। सब ठीक हो जाएगा पिताजी, चलिए मैं चलता हूँ। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा संतान प्राप्ति का। एक उपाय है, तुम कर पाओगे या नहीं उस पर निर्भर करता है। पंडित जी धीरज के कान में उपाय बताते हैं, जिसे सुनकर वो कांप उठता है। निशा, क्या हुआ तुम्हें? कोई भूत देख लिया क्या? कुछ नहीं, पानी पीने आई थी। हाँ, मैं भी। चलो सो जाओ जाकर अब। निशा अपने कमरे में वापस चली जाती है। धीरज को पंडित जी वाला उपाय रह रहकर परेशान कर रहा था। उसने ये बात कावेरी को बताई। कावेरी का भी सुनकर वही हाल था जो धीरज का था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कैसे करेंगे। हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, भला ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? पर अगर वारिस चाहिए तो करना ही होगा। हाँ, करना तो होगा। निशा और पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या करना होगा भैया? कावेरी और धीरज डर जाते हैं कि कहीं निशा और पिताजी ने सुन तो नहीं लिया। फिर भी बात को दबाने के लिए वो नाटक करते हैं। कुछ नहीं निशा, मैं तो बस बोल रही थी तुम्हारे भैया को कि निशा का 3रा महीना चल रहा है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए चेकअप के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। कावेरी बेटा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। क्या बोला डॉक्टर ने भाभी? डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। कुछ टेस्ट होंगे पर कुछ सीरियस नहीं है। तुम आराम करो। यहाँ इसी हॉस्पिटल में नर्स थी मैं। यहाँ के डॉक्टर्स जानते हैं मुझे, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि 3रे महीने में तुम्हारा पेट इतना कैसे फूल गया अचानक आज, जैसे आखिरी महीना हो। डॉक्टर से पूछते हैं। मैं भी यही सोच रही थी पिताजी, ऊपर से कितना वीरान हॉस्पिटल है ये। डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ चिंता की बात नहीं है। गर्भ के समय कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ खाने पीने से भी हो जाता है। ठीक है भाभी, अब आप हो तो चिंता की कोई बात नहीं। कावेरी पिताजी के साथ वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि वो रात को आएगी खाना लेकर। पिताजी निशा को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। उनको कावेरी की बात भी बहुत अजीब लगती है। निशा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, चेकअप के लिए आई थी, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं पेट में भी दर्द हो रहा है और अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे हैं। आप आ जाइए। मैं अभी तो शहर से बाहर हूँ, आने में रात हो जाएगी। तुम अपना ध्यान रखो, मैं आता हूँ। फोन कटने के बाद निशा अचानक बहुत तेज हंसने लगती है और बेड के पास घूम रहे एक चूहे को पकड़कर ऐसे खा जाती है जैसे कई दिनों से भूखी हो। आज की रात हमें वो उपाय करना ही होगा। बुरा लग रहा है, पर संतान प्राप्ति की इच्छा इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब कुछ भी हो जाए, हमें ये उपाय करना ही होगा। निशा पर असर दिखने लगा है। दूसरी तरफ पिताजी परेशान होकर पंडित जी के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पंडित जी कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे समझ आ गया है, तुम्हारे बेटे की बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, तो मैंने उससे ऐसा उपाय बता दिया जो नहीं बताना चाहिए था। हे ईश्वर, मैंने ये क्यों किया? इस पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? सुनो, मैं तुम्हें भी एक उपाय बताता हूँ जिससे निशा को कुछ नहीं होगा। पंडित जी निशा के पिताजी को बाधा और उपाय दोनों बताते हैं। मेरा बेटा और बहू अपनी बहन के साथ ऐसा करने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए मुझे उसका बाप होने पर।
पर मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बचाऊंगा उसे। रात होते ही अमन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। निशा, निशा, अरे इतना पानी क्यों है यहाँ? निशा, अरे भाई कहाँ हो तुम? कोई बचाओ, बचाओ! चुड़ैल तेजी से उड़कर उसके पीछे पहुंच जाती है और उसको उठा लेती है। अमन के डर का कोई अंत नहीं रहता। इससे पहले वो कुछ बोल पाए, चुड़ैल उसके गले पे काटकर सारा खून पी जाती है और उसकी लाश सीढ़ियों पर डालकर वहां से गायब हो जाती है। निशा एकदम पागलों की जैसी बिहेव कर रही थी। थोड़ी देर बाद धीरज और कावेरी निशा के पास आते हैं। उनको देखकर वो खुश हो जाती है और तेज तेज हंसने लगती है। मेरी ननंद, तुम तैयार हो अब? इसी बेड पे पिछले साल एक औरत की डिलीवरी कर रही थी मैं, पर माँ और बच्चा दोनों नहीं बच पाए। उसके बाद से मुझ पे उस गर्भवती चुड़ैल का ऐसा छाया पड़ा कि मेरी कोख ही नहीं भर पाई। पर अब तुम्हारे बच्चे की बलि उस गर्भवती चुड़ैल को देकर इस श्राप से मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे माफ करना मेरी बहन, पर वारिस के लिए मुझे ये करना ही होगा। अब तुम्हारे अंदर के बच्चे की बलि तुम्हारे अंदर घुसी चुड़ैल खुद ले लेगी। हम उसके लिए बलि लेकर आए हैं तुम्हारे बच्चे की। वो हमसे खुश है। लो। धीरज एक बड़ा सा चाकू निशा को देता है और निशा वो चाकू पकड़कर अपने पेट में घुसाने ही वाली होती है कि निशा के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। वाह वाह मेरे बेटे, ये सिखाया मैंने तुझे। अपनी ही बहन के बच्चे की बलि देनी है तुझे। रुक मेरी बच्ची। वो अपने थैले से एक पवित्र किताब निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनाम त्र्यंबक्षी मामृतात्। मंत्रों की आवाज से निशा पागल होने लगती है, डरने लगती है, तेज तेज चिल्लाने लगती है। आखिरकार वो गर्भवती चुड़ैल उसके शरीर से निकलकर भस्म हो जाती है और निशा वापस से पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाती है। धीरज और कावेरी रोने लगते हैं और अपने इस पाप के लिए निशा और पिताजी से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो निशा, हम वारिस की चाह में अंधे हो गए थे। इंसान कई बार इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसके सामने अज्ञानता की इतनी लंबी दीवार खड़ी हो जाती है जिसके पार देख पाना नामुमकिन होता है। निशा और पिताजी शायद उन दोनों को माफ कर भी दें, पर अमन के साथ जो हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसी? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी हैं। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो।
हाँ, हो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखा कर, ठीक है? धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है, ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई, हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना। तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार। अरे ट्रेलर इतना डरावना था, तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है, ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहां से। अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे इन लोगों को दिखने लगती हैं। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है, ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं, पर मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना। अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूं, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है।
और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं। साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं।